साउंड ठीक है ना? हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। यूथ अचीवमेंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। इसके बारे में हमने जितने कंसेप्ट थे देख लिया था, और आज जो है हम लोग इसका एमसीक्यू देखने वाले हैं जो इस पर आधारित परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वो एमसीक्यू आज हम लोग करके देख लेते हैं, और बाकी समय बचेगा तो नया चैप्टर भी थोड़ा सा थ्योरी भी इसमें हम लोग कर लेंगे। ये फिगर के बारे में कल समझाए थे, पता है? ये वही फिगर है यहाँ पर दिखाया गया है कि जो ऊपर से लेकर अर्थ क्रस्ट से लेकर मेंटल के ऊपरी भाग को जो है यहाँ पर 100 किलोमीटर दिया है, लेकिन कई बार क्या होता है इसकी चौड़ाई किताबों में 200 किलोमीटर तक देती है। एनसीईआरटी में भी 200 किलोमीटर दिया है। तो इसी को क्या कहते हैं? स्थल मंडल। क्या कहते हैं इसको? इंग्लिश में कहते हैं लिथोस्फीयर। क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। ठीक है। फिर वही कोनराड वाला जो बताए थे कि ऊपरी क्रस्ट निचली क्रस्ट के बीच का जो क्या था, डिसकंटिन्यूटी था, उसे कोनराड कहते हैं। और क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोह होता है। ठीक है। फिर यहाँ पर गुटेनबर्ग है, फिर लेहमन है। ये बताया था कि जो लेहमन होता है ऊपरी कोर और निचली कोर के बीच का असमता होती है। ठीक है। तो ये सब हो गया था, इसमें कुछ नहीं ऐसा नहीं है। आगे हम लोग एमसीक्यू पे चलते हैं। ये वाला पॉइंट याद है? बताइए, भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक कौन तत्व पाया जाता है? 3 नंबर पे सबसे अधिक कौन पाया जाता है? 3 नंबर पे, ठीक है। 4 नंबर पे लोहा, 2 नंबर पे सिलिकॉन। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछता है। चलिए पहला एमसीक्यू हम लोग देखते हैं। ठीक है। पढ़िए क्या क्वेश्चन है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किस विधि से किया जाता है? देखिए पहला ये है, कौन सा है? उपग्रह, भूकंपीय तरंग, रेडियो तरंग और अक तरंग। किससे होता है? भूकंपीय तरंग से होता है। यही बताया था ना कि एस और पी 2 तरह के तरंगे होती है, और फिर एक सतही तरंग भी होती है, सतही या धरातलीय तरंग, जिसे हम लोग एल तरंग भी कहते हैं, एल तरंग भी कहते हैं। तो राइट आंसर है बी। क्या हो जाएगा? बी। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? मेंटल, क्रस्ट, कोर, लिथोस्फीयर। क्या कहलाएगा? क्रस्ट, जिसे हम भू परपटी हिंदी में बोल रहे थे ना, भू परपटी। तो सबसे ऊपरी कौन है? क्रस्ट, उसके बाद मेंटल, उसके बाद कोर। ठीक है। तो हो जाएगा, तो आंसर राइट आंसर क्या होगा? बी। चलिए अब देखिए क्या बोला गया है। क्रस्ट यानी कि जो सबसे ऊपरी परत है उसकी चौड़ाई, उसकी मोटाई कितनी होती है? औसत मोटाई कितनी होती है? कितना होता है? 5 से 10 होगा? नहीं, नहीं, ये तो नहीं होगा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। यही कल बताया था ना, 30 से 35 किलोमीटर। या एक कोई और बताना है तो 33 बता सकते हैं, दोनों के बीच में है। ठीक है। और ये क्या, ये क्रस्ट जो है, क्रस्ट, जो क्रस्ट है, जो भू परपटी है, क्या हर जगह एक समान ही है? कहाँ इसकी मोटाई ज्यादा है? महासागर जहाँ है, जहाँ धरती है, मतलब जहाँ पानी है, वहां पर इसकी चौड़ाई क्या है? कम है। और जहाँ जमीन है वहां पर इसकी चौड़ाई क्या है? मोटी है। आपको ऐसे हमने कल फिगर भी बनाकर दिखाया था। ऐसे मान लीजिए कि इसके ये अर्थ क्रस्ट है इतना, तो यहाँ जमीन है और यहाँ पानी है, यहाँ पे पानी है। तो ये वाला जो रीजन होता है ना, यहाँ पे इतना ही ना मोटा है। यहाँ पे कितना मोटा है? कम, कम ही मोटा है। लेकिन यहाँ पे इसकी मोटाई क्या हो गई है? ज्यादा हो गई है। तो ये महाद्वीप वाला कंडीशन है, महाद्वीप जहाँ जमीन है। और ये है महासागरीय क्षेत्र। तो महासागर के नीचे के जो भू प्रॉपर्टी है वो पतली है। वो क्या है? पतली है। और महाद्वीप का भू प्रॉपर्टी मोटा है। नेक्स्ट आइए, आइए पढ़िए। तो लिथोस्फीयर में, लिथोस्फीयर आपको अगर हिंदी जानना है तो हिंदी जान लीजिए, स्थल मंडल। कल पढ़े थे इसके बारे में, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है इससे, इसमें परीक्षा में इससे प्रश्न पूछा गया है। तो इसलिए ध्यान देगा अच्छे से।
जो हमने वही क्वेश्चन यहाँ डाला है या वही चीज बता रहा हूँ अभी फिलहाल जो परीक्षाओं में पूछ रहा है, ये पूछा हुआ है। तो कह रहा है कि लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल में कौन कौन सी परतें आती है? केवल क्रस्ट, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का भाग, केवल मेंटल और कोर। ठीक है, तो मेंटल बीच में आता है, कोर सबसे नीचे जाता है, सबसे ऊपर क्रस्ट होता है, जिसे भूपर्पटिक भी कहते हैं। तो बताइए कौन सा होगा इसमें? राइट आंसर बी फॉर बॉल। ठीक है, तो ये हमारा होगा राइट आंसर। क्यों? क्योंकि ऊपरी परत जो होता है अर्थ क्रस्ट और ऊपर के मेंटल को मिलाकर क्या बनता है? लिथोस्फीयर। ठीक है, सारा भूकंप कहाँ आता है? लिथोस्फीयर में। कहाँ आता है? भूकंप का उद्गम कहाँ होता है? लावा जो है कहाँ बनता है? अभी क्वेश्चन आएगा, कल बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो पता होना चाहिए। क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्रस्ट और मेंटल के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? इसको सीमा को यहां पर कई बार असंबद्धता भी कह दे तो भी नहीं घबराना है, या असंततता कह दे तब भी नहीं घबराना है। ठीक है, या डिसकंटिन्यूटी कहा जाए तब भी नहीं मतलब टेंशन लेना है। एक ही बात है सब, ये सारा चीज एक ही बात है। तो कल बताया था बड़ा डिटेल में इसके बारे में, फिगर बना भी समझाए थे। तो क्वेश्चन जब इस तरह परीक्षा में दिखेगा, सब तो कॉन्सेप्ट तो पढ़िए लीजिएगा, लेकिन जब ऐसे चीज आपको दिखेगा ना, जब ऐसे प्रश्न जब दिखेगा परीक्षा में, तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है उसका साथ साथ क्वेश्चन का रिवीजन भी जरूरी है। तो बताइए मेंटल और क्रस्ट और मेंटल के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? कल पढ़ाए थे। गुटेनबर्ग तो नहीं होगा, मोहो, लेहमैन, सीमा, ये तो ऑलरेडी नहीं होगा। तो कौन सा होगा? मोहो। कौन सा होगा? मोहो। ये किसके बीच होता है बता सकते हैं आप लोग? गुटेनबर्ग किसके बीच होता है? कोर और मेंटल के बीच, मेंटल और कोर के बीच। लेहमैन किसके बीच होता है? बाहरी कोर और आंतरिक कोर। तो ये परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोह असंबद्धता है जो असंतति है वो क्रस्ट और मेंटल के बीच पाया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अभी बात कर रहे थे वो आ ही गया, कौन? गुटेनबर्ग। तो गुटेनबर्ग असंतति किन दो परतों के बीच पाई जाती है? बताइए किसका? क्रस्ट और मेंटल नहीं, ये मेंटल और कोर, बाह्य और आंतरिक कोर, लिथोस्फीयर और स्टेनोस्फीयर नहीं, ये सब ये भी नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? मेंटल और कोर। तो गुटेनबर्ग असंतति जो है किसके बीच पाई जाती है? किन दो परतों के बीच पाई जाती है? मेंटल और कोर के बीच। मतलब जो बाहरी परत है नहीं, जो बीच वाला परत है और जो नीचे वाला परत है इसके बीच पाई जाती है। ठीक है, फिगर दिमाग में रखिए, जो कल फिगर बताया गया था वो ध्यान में रहेगा तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बताइए पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? हम लोग कल देख रहे थे कि जो ऊपर वाला परत है उसका घनत्व कम था, और जैसे हम नीचे जा रहे थे तो ऊपर के परतों का उस पर दबाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, तो और संगठित होगा तो उसका घनत्व क्या होगा? और बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो जब घनत्व बढ़ेगा, हम लोग कोर पर जाए, जब कोर वाले रीजन में पहुंचे थे तो देख लिए थे कि घनत्व कितना हो गया है? 14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया है। पानी का घनत्व 1 होता है, याद रखिएगा। पानी का घनत्व कितना होता है? 1 होता है। और 1 से ज्यादा कोई चीज है, 1 से ज्यादा किसी का घनत्व है किसी भी पदार्थ का, तो पानी में डूब जाता है। और 1 से कम किसी पदार्थ का घनत्व है तो पानी पर तैरेगा। तो दुनिया में कोई भी चीज अगर पानी पर तैर रहा है तो समझ जाइए कि उसका घनत्व 1 से कम है। ठीक है, अब घनत्व क्या है, ये सब क्या होता है, हम लोग साइंस चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बता देंगे। ठीक है, ये एक्चुअली प्रति एकांक आयतन में द्रव्यमान होता है। ये मतलब इकाई वॉल्यूम में कितना मास होता है ऑब्जेक्ट का, उसको हम लोग घनत्व कहते हैं। खैर यहाँ पे यही समझिए इतना कि 1 किलो लोहा, ठीक है, छोड़िए अब उसमें हम लोग साइंस में नहीं जाना चाहते। तो यहाँ पे देखिए, तो एवरेज जो निकाला जा रहा था कि 3 से लेकर 14 तक के बीच में जा रहा है। ठीक है,
तो इसका बताइए, यहाँ पर नॉर्मल आप याद रखिएगा, आपको जो सौर मंडल का चैप्टर पढ़ाए थे उसमें भी पढ़ाए थे कि पृथ्वी का औसत घनत्व तो लगभग 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो याद रखिएगा कितना होता है पृथ्वी का, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, याद रखिएगा। बताइए, इस तरंगों का छाया क्षेत्र शैडो जोन पृथ्वी के लगभग किस कोणीय क्षेत्र में पाया जाता है? छाया क्षेत्र क्या होता है कि कहीं से मान लीजिए भूकंप निकला है और भूकंप जो है किसी खास रीजन में नहीं पहुंच पाया, उसका तरंग जो है किसी खास रीजन में नहीं पहुंच पाया, तो ये जो जहां पे तरंग नहीं पहुंच पा रहा है इस क्षेत्र को हम उसका छाया क्षेत्र कहते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ खड़े हैं और पीछे से लाइट आ रहा है और आगे लाइट नहीं पहुंच रहा, तो हमारा छाया बनेगा ना वहां पे। तो मान लीजिए कोई तरंग है, भूकंपीय तरंग, हम पढ़े थे एस और पी तरंग के बारे में, पी और एस तरंग के बारे में पढ़े थे। तो ये जो होता है तीनों से आता है, ठोस से भी जाएगा, द्रव से भी जाएगा और गैस से भी जाएगा, लेकिन ये किससे जाता है? केवल ठोस से जाता है, पढ़े थे ना कल। तो ये चीजें हैं। मान लीजिए कहीं लिक्विड है तो वहां तो ये तो एस नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, तो एस के लिए वो क्षेत्र क्या होता है? छाया क्षेत्र हो जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा, आप एनसीईआरटी की किताब पढ़िएगा तो उसमें अच्छे से इसके बारे में दिया भी है। ये 105 डिग्री से 145 डिग्री, 105 डिग्री से 145 डिग्री किसका छाया क्षेत्र होता है? एस तरंग के। एक होता पी तरंग जो बताए थे आप लोगों को, पी तरंग एस तरंग। अगर पूछेगा कि इनमें से किसका छाया क्षेत्र शैडो जोन बड़ा होता है, तो एस तरंग का होता है। किसका होगा? एस तरंग का। सोचिए, अपने दिमाग से भी सोचिए कि ये तो केवल ठोस में ही चलेगा, ये तो लिमिटेड जगह ही जा पाएगा ना, लेकिन ये जो होता है कहां जाता है? सब में, ठोस द्रव गैस कहीं किसी भी जगह में जा सकता है। ये तो अधिक जगह जाएगा तो इसका छाया क्षेत्र कम होगा, लेकिन ये कुछ लिमिटेड जगह तक ही जा सकता है, इसलिए इसका बहुत कम जगह ये नहीं, बहुत ज्यादा जगह नहीं पहुंच पाता है, इसलिए इसका छाया क्षेत्र क्या होगा? ज्यादा होगा। हाँ, एल तरंग, सतही तरंग वो बताया गया है। तो अभी छाया क्षेत्र इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इस तरंगों का छाया क्षेत्र कितने मतलब कोण पे होता है। तो ये होता है, इस तरंग सबसे विनाशकारी होता है, जो हम लोग कल क्लास होगा ना, क्लास हो गया है, आज केवल एमसीक्यू है। तो उसमें देखिए कौन सी तरंग है सबसे तेज गति से चलती है? PSLR। पी का स्पीड क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। ये सबसे पहले धरती पे पहुंचता है, सतह पे पहुंचता है, इसके आने के बाद एस आता है, और फिर जब ये दोनों आता है और पृथ्वी के चट्टानों से इंटरेक्शन करता है तो एक नया वेव बनता है जिसे हम लोग एल वेव कहते हैं या सतही तरंग कहते हैं, धरातलीय तरंग कहते हैं, जो सबसे ज्यादा घातक होता है। तो सबसे स्पीड किसका ज्यादा होगा? पी का। सबसे पहले कौन आएगा? भूकंप। अगर मान लें सिस्मोग्राफ है तो सबसे पहले कौन सा तरंग उस पर आएगा? पी तरंग आएगा, तो स्पीड इसका ज्यादा होता है। यहां पे देखिए कौन सी तरंग है सबसे अधिक विनाशकारी होती है? अभी बताए हैं। अगर एल तरंग ना दे ऑप्शन में, केवल ये दोनों में पूछे, तो सबसे घातक कौन होता है? एस, क्योंकि इसका स्पीड क्या होता है? स्लो होता है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। सतही तरंग सबसे अधिक क्या होता है? घातक होता है, विनाशकारी होता है। पी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी तरंग है द्रव माध्यम से नहीं गुजर सकती है? लिक्विड से, द्रव मीडियम से कौन नहीं गुजर सकता है? कल क्लास में बता दिया था। पी तरंग तो तीनों में जा सकता है। एस तरंग जो है केवल किस में जाती है? ठोस में ही चल सकती है। ये किस में चल सकती है? ठोस में ही चल सकती है। और इसकी नेचर कैसा होता है बताइए? अनुप्रस्थ। कैसा होता है? ये प्रकाश तरंग की तरह होती है। किस तरंग की होती है? प्रकाश तरंग की जैसा होता है। और ये कैसा, ये तीनों में चलता है। और इसका नेचर कैसा होता है? अनुदैर्ध्य। कैसा होता है? अनुदैर्ध्य। और ये किस तरंग की तरह होता है? ध्वनि तरंग के जैसा होता है। सब बता दिया गया है ना, तो अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, परीक्षा में सवाल बनता है। नेक्स्ट है, ये क्या क्वेश्चन है कि जो लेहमैन असंतति है पृथ्वी की किन दो परतों के बीच पाई जाती है? लेहमैन हम बताए थे कि दो मेन है, एक मोहो असमर्थता और एक गुटेनबर्ग। ये दो इंपॉर्टेंट है, सबसे मेन यही परीक्षा में पूछता है। लेकिन अगर और डीप में जाकर पूछे तो आपसे तीन और पूछ सकता है। एक है कोनराड,
कोनराड, रेपेटी और लेहमैन। बहुत अगर अंदर जाके पूछे डीप में जाके तो इनसे पूछ सकता है, नहीं तो आपको इस दो से काम चल जाएगा, मोहो और किससे, गुटेनबर्ग से, गुटेनबर्ग, इससे काम चल जाएगा। लेकिन अगर और डीप में जाके पूछे तो इन तीनों से पूछता है। और इस तीनों के बारे में कल फिगर भी बनाकर समझाए थे ना, रिवीजन कीजिए तो आएगा। तो उसी में से एक आ गया है, कौन सा, लेहमैन। अच्छा ये भी याद रखिएगा, ट्रिक्स इस तरह दिमाग में रखिएगा कि ये जो होता है एक ही, मतलब जैसे भूपर्पटी हो गया, मेंटल हो गया और कोर हो गया। तो भूपर्पटी के बीचों बीच जो पाया जाएगा ये मेंटल के जो बीचों बीच होगा, और जब बीचों बीच होगा तो मेंटल को ऊपरी भाग को ऊपरी मेंटल और नीचे भाग को आंतरिक मेंटल, ठीक है, निचली मेंटल। वैसे ही ये कोर के बीच में पाया जाता है, तो ऊपरी कोर और निचली कोर। तो ये पूछा हुआ है, तो अब बताइए किस में होगा। लेहमैन असंतति की पृथ्वी किन दो परतों के बीच पाई जाती है, क्रस्ट मेंटल, मेंटल कोर, बाह्य कोर, आंतरिक कोर, स्टेनोस्फीयर, लिथोस्फीयर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोर में पाया जाता है। ये कोर, बाहरी कोर और आंतरिक कोर के बीच जो पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इससे सवाल बनेगा परीक्षा में, तो सही से टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट आइए, मेंटल का वह क्षेत्र जो अर्ध तरल अवस्था में है और जिसके ऊपर स्थल मंडल तैरता है क्या कहलाता है। कल बार बार हम बोल रहे थे, इस पर फोकस करा रहे थे हम, इसी बात पर कल जो थ्योरी क्लास में हम फोकस करा रहे थे कि किन जगहों पर आपको फोकस करना है। तो आज क्वेश्चन उस पर आ गया है, जो आधा गला हुआ अवस्था में होता है। कोई बताएगा क्यों गला हुआ अवस्था में होता है। वहां की जो चट्टान है, मतलब पृथ्वी किससे बना है, चट्टानों से बना है ना। तो हाँ, ये जो आपका ऊपरी भूपर्पटी हो गया ये, तो ये वाला जो रीजन है ना, ऊपरी मेंटल, ये यहाँ से यहाँ तक तो मेंटल है, ये आपका भूपर्पटी, और यहाँ से यहाँ कोर है। तो बीच वाला जो मेंटल है उसका ऊपरी जो भाग है वो गलित अवस्था में है। किस अवस्था में है, गला हुआ अवस्था में। यहाँ की चट्टानें जो है गली है। क्यों गली हुई अवस्था में है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होगा तभी तो कोई चीज गलेगा। टेम्परेचर क्यों ज्यादा है, क्योंकि यहाँ रेडियो सक्रिय पदार्थ है। रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या होता है, जिनसे अपने आप अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती रहती है। तो रेडियो सक्रिय जो पदार्थ है यहाँ पे, उनका क्या होता है, यहाँ पे विघटन होता है। क्या होता है, विघटन होता है। और रेडियो सक्रिय पदार्थों का जब विघटन होता है तो उससे हीट अधिक मात्रा में निकलता है। जैसे मान लीजिए कि अभी जो परमाणु बम है किससे बनता है, यूरेनियम से बनता है। यूरेनियम क्या है, एक रेडियो सक्रिय तत्व है। प्लूटोनियम क्या है, रेडियो सक्रिय तत्व है। थोरियम क्या है, उसमें भी ये क्वालिटी पाई जाती है। तो जितने भारी नाभिक होते हैं, बड़े बड़े परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं, उसमें क्या पाई जाती है, रेडियो सक्रियता के गुण पाया जाता है। और तो आप जानते हैं जैसे बिजली बनता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो उसमें यूरेनियम को ही तो क्या किया जाता है, विखंडित किया जाता है। विघटित किया करके वहां से एनर्जी, बहुत ऊष्मा निकलता है, और वो उसमें क्या करता है, पानी को गर्म करता है। पानी क्या होता है, गर्म होता है, वाष्प बनता है, और उस वाष्प को बहुत तेजी से लाया जाता है, टरबाइन घुमाया जाता है, और टरबाइन घुमाया जाता है, बिजली बनता है। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ जब विघटित होता है तो इसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा का क्या होता है, ऊर्जा निकलता है, उष्मा निकलता है, और उसी से यहाँ का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, ऊपर के जो परत है उसका भी प्रेशर, इस पर दबाव इस पर पड़ रहा है, और उस दबाव से क्या होता है, जब दबाव बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और ये कहा जाता है कि पृथ्वी में, अच्छा कल नहीं बता पाए थे, अब ध्यान दे लीजिएगा, लगभग 32 मीटर की गहराई पर आप जाइएगा, 32 मीटर की गहराई पर जाइएगा तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। तो मान लीजिए 320 मीटर नीचे गए आप तो कितना बढ़ गया, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। ठीक है, अब समझिए कि 1000 नीचे जाइएगा तो कितना बढ़ेगा, और 1000 मीटर नीचे गए मतलब 1 किलोमीटर नीचे गए, तो टेम्परेचर इतना तेजी से बढ़ रहा है, इतना मतलब बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा। अब उसे समझ जाइए कि जो कोला रीजन है रूस का, उसमें 1200 मीटर, यानी कि 12 किलोमीटर, 1200 मीटर मतलब 12 किलोमीटर। अब इतना में आप गुणा कर लीजिए 32 से गुणा कर लीजिए, उतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ गया था। तो इसलिए मैं बताया था कि अभी तक वैज्ञानिक जो है अभी मशीनों से जमीन में खुदाई करके 12 किलोमीटर तक ही पहुंच पाए हैं, और उसके बाद वो लोग भी हाथ खड़े कर दिए कि नहीं अब हम नहीं जाएंगे उसके अंदर, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ गया है, प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसके बाद कुछ भी काम करना बंद कर देता है।
तो ऊपर के ये टेम्परेचर तो है ही, और नीचे इसमें जो दबा हुआ रेडियो सक्रिय पदार्थ का विघटन हो रहा है वो भी, तो सब चीज आकर यहाँ पर क्या कर रहा है, ये जो चीजें हैं यहाँ पर इसकी उपस्थिति ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ के जो भी चट्टान है, जो भी खनिज पदार्थ है, वो सब गले हुए अवस्था में पाए जाते हैं। और ये गला हुआ है तो ऊपर वाला भाग जो है, आपको बताए थे कि ये जो टूटा हुआ भाग है ये आपस में विखंडित हुआ भाग है, तो ये आपस में इस पर तैरता रहता है। जैसे मान लीजिए पानी है, अब पानी के ऊपर एक प्लास्टिक वाला जहाज है कोई, ठीक है, बोट है, तो तैरता रहता है ना अपने से आगे पीछे है, वैसे ही हाँ, तो वो ठोस जो फॉर्म है ना, ये जो ठोस फॉर्म है ना, ये टूटा हुआ खंडित अवस्था में है, जुड़ा हुआ सब आपस में नहीं है, खंडित अवस्था में है, तो ये धीरे धीरे क्या होता है, उस पर तैरता रहता है। हम लोग आज जहाँ है ये अभी भी तैर रहा होगा, लेकिन हम इतना मतलब बड़ा क्षेत्र है कि बहुत कम सेंटीमीटर में होता है, एक सेंटीमीटर घसकता रहता है, तो हमको उसका एहसास नहीं होता है, लेकिन हाँ तैरता रहता है। अरे तो इसका घनत्व नहीं ना, फिर नीचे ठोस है, और ये अर्ध तरल क्षेत्र है, पूरा पानी नहीं हो गया है। हाँ, डेंसिटी ज्यादा, अभी बताया है कि पानी के डेंसिटी से कोई ज्यादा हुआ तभी तो डूबेगा, और तो वो चीजें यहाँ पे है, तो याद रखिएगा इसको। तो क्या क्वेश्चन पूछा है, तो पूछ रहा है कि किस, जिसके ऊपर स्थलमंडल क्या कहलाता है, बताइए। इसको दुर्बलता मंडल कहते हैं, स्टेनोस्फेयर कहते हैं, इंग्लिश में अगर पूछे स्टेनो, नाम आ रहा था ना बार बार, स्टेनोस्फेयर, तो स्टेनोस्फेयर पूछेगा तो उसी को इंग्लिश में स्टेनोस्फेयर है, हिंदी में दुर्बलता मंडल कहते हैं, तो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट आइए, महासागरीय भूप्रपट्टी मुख्य रूप से किससे बनी है, कल बताए थे आपको, किससे बना है, बेसाल्ट से बना है, तो ये नहीं होगा, सिस्ट नहीं होगा, डोलोमाइट नहीं होगा, बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर बनी होती है जो महासागर है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष स्रोत, आपको दोनों स्रोत बताया गया था, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भी, तो हम आपको बार बार कल जोड़ भी दे रहे थे कि जो अप्रत्यक्ष है, तो ये बताइए ये प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष स्रोत है, प्रत्यक्ष है, तो ये तो होगा ही नहीं, ये पूछा है अप्रत्यक्ष बताना है आपको, और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण तो भूकंपीय तरंग है। फिर गहरे समुद्र में ड्रिलिंग कैसा है, प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष है ये भी, तो ये तो होगा ही नहीं ऐसे भी, और खनन भी प्रत्यक्ष है, तो ये तो ऐसे भी नहीं है, इसमें क्या है, भूकंपीय तरंग, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अप्रत्यक्ष में और नाम बताइए, उल्का पिंड हो गया, तापमान और दाब का बिहेवियर, हम व्यवहार अध्ययन कर लेते हैं, तापमान और दाब का व्यवहार अध्ययन करते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र है, ये सब क्या है, अप्रत्यक्ष स्रोत है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है कौन सा है, सिस्मिक वेव है, जो भूकंप के समय उत्पन्न होता है। नेक्स्ट आइए, ऊपरी और निचली मेंटल के बीच स्थित असंबद्धता का नाम क्या है, मेंटल के बीच में, मेंटल ऊपरी मेंटल निचली मेंटल, उसके बीच में एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, उसका नाम पूछा है क्या है, कॉनराड तो नहीं होगा क्योंकि ये क्रस्ट के बीच में पाया जाता है, मोहोविच ये तो नहीं होगा, ये क्रस्ट और मेंटल के बीच में पाया जाता है, रेपेटी लेहमैन तो अभी देख लिए हैं, कोर के बीच में पाया जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा सी, रेपेटी जो होता है किसके बीच पाया जाता है, ऊपरी और निचली मेंटल के बीच। खत्म। तो ये चलिए जितना हम लोग पढ़े थे उस पर प्रैक्टिस हो गया ना, तो ये चीजें है, तो ये चैप्टर हमारा आज ये खत्म हो गया। अब जो है हम लोग एक नया चैप्टर देख लेते हैं, जिसमें आप लोगों को लिखना होगा, ठीक है। चैप्टर का नाम है महाद्वीप। अभी ज्योग्राफी चल रहा है, फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, बायोलॉजी सुबह में पहला क्लास में चल रहा है, और अभी ज्योग्राफी चल रहा है, उसमें फिजिकल ज्योग्राफी चल रहा है, 3-4 चैप्टर खत्म हो गया।
अगला चैप्टर ये हम लोग पढ़ेंगे महाद्वीप और महासागरीय वितरण। महाद्वीप, महासागरीय, या इससे भी अच्छा है हम हेडिंग देते हैं प्लेट टेक्टोनिक, टेक्टोनिक सिद्धांत। जो विश्व का मानचित्र आप लोग देखे हैं, बहुत बार देखे हैं। तो जो अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे, इसका क्या नाम है फोन का, हेलो, पर आइए तो तीन चार सिद्धांत इसमें आएगा जिसको हमको याद करना है। एक आएगा महाद्वीपीय, तो एक पीडीएफ लगा दीजिए तो भेज रहे हैं। क्या हुआ, नींद आ रहा है? चला गया। देखिए इसमें पूछेगा आपसे महाद्वीपीय, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, नाम सुना है कभी इसका सिद्धांत? दूसरा है संवहन धारा सिद्धांत, संवहन धारा सिद्धांत। तीसरा है सागर नीतल प्रसरण, और चौथा है प्लेट टेक्टोनिक, टेक्टोनिक, टेक्टोनिक टेक्टोनिक सिद्धांत। इसको इसको लिख लीजिएगा। इसको किसने दिया था? जो विद्वान जो दिए थे इसको, उनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड, इसको लिख लीजिए कॉपी में, अल्फ्रेड वेगनर। लिखते चले जाइए इसको, इसको लिख लीजिए अल्फ्रेड वेगनर। ये है ऑथर होम्स, ऑथर होम्स। ये जो है हैरी हैस, हैरी हैस। ये 1961 या 62 में दिया गया था। ये जो दिया गया था 1930 में दिया गया था। इसका पूछता है, एक का पूछता है, 1912 में दिया गया था ये, ठीक है। और ये 1967 में दिया गया था, 1967 में। मैकेंजी, रुक जाइए अभी थोड़ा, हटाइएगा मत। मैकेंजी, पार्कर, मॉर्गन, तीन आदमी मिलकर दिए थे। क्या होगा ये, क्या कर दे, ओके कर दे। मॉर्गन, फोटो खींच रहा, ले लो बढ़िया से ले लो।
हाँ तो ले लो, कोई बात नहीं, हट जा रहा है। वहीं से आएगा ना डाउनलोड, फाइल से, फाइल में ही होगा ना। हम्म, ठीक, हो गया। सागर नितल प्रसरण, हैरी हैस, हैरी हैस ने दिया था। परीक्षा में इसी सवाल पूछता है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था। और चैप्टर हम चाहें तो यहीं पे ख़त्म कर सकते हैं लेकिन इसमें बहुत सारा पढ़ना है। नहीं, इसमें है बहुत कुछ है इसमें। मिटा दें? मॉर्गन है। तीन इसमें साइंटिस्ट थे, मैकेंजी, पार्कर, मॉर्गन, तीन लोग थे ये, एक ही नाम नहीं है ये, तीन लोग है, कॉमा लगा दीजिएगा। हाँ, सबसे शुरुआती ये है, उसके बाद ये सिद्धांत दिया गया, डेट भी क्रोनोलॉजी के हिसाब से भी देख ही सकते हैं, और सबसे लास्ट में वो दिया गया, और सबसे मान्य सिद्धांत अभी यही है। हाँ, सबसे सर्वमान्य सिद्धांत अभी तक यही है। ये सब किसके बारे में बात कर रहा है, ये आइए देखते हैं मैप से। नहीं, मेरे पास है, हम दिखा दे रहे हैं। हम्म, देखिए ये सब सिद्धांत क्या है ना, थोड़ा सा आप देख लीजिए। ये सब सिद्धांत क्यों आया, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये सब आया क्यों, ये सब नियम क्या है, क्यों दिया जा रहा है, हमको इसको जानने से क्या फायदा है, समझ में आ रहा है ना। तो एक तो फायदा ये है कि आपको एग्जाम में नंबर लेना है, और दूसरा फायदा है कि थोड़ा सा देख लेते हैं। ये नहीं आ रहा है क्या, ब्लर ही रहेगा ये। हम्म, यहाँ पर नहीं दिख रहा है। चले मान लीजिए इतना, टोटल मतलब कि थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है ना विश्व के में। ये देखा गया है, वैज्ञानिकों के दिमाग में ये उत्सुकता जगी कि क्या ये यहाँ पर अफ्रीका है, यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका है, ये यूरोप है, ये एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, क्या ये हमेशा से जब से धरती बना है तब से ऐसा ही था, कि कुछ था इसमें, क्या ये हमेशा आगे भी मतलब करोड़ों सालों तक ऐसा ही सब रहेगा। ये यहाँ पे क्यों नहीं है, ये वाला यहाँ पे क्यों नहीं है, उत्तरी अमेरिका यहाँ क्यों नहीं है, भारत जो है यहाँ क्यों है, इधर क्यों नहीं है, ये सब दिमाग में है वैज्ञानिकों की जगह। ठीक है, क्यों ऐसा ऐसा है, तो वैज्ञानिक इसमें दिमाग लगाते गए, अपना अपना रिसर्च करते गए। तो उसमें से जो पहला आदमी एक बताए थे, उनका नाम था वेगनर, जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि नहीं, ये सब ऐसे ही नहीं था, एक समय बहुत मतलब कि करोड़ों साल पहले ये सब आपस में सब एक जगह जुटा हुआ था। ठीक है, और इस उन्होंने ये बताया, यहाँ पे यहाँ पर समझिए थोड़ा सा, ये मान लीजिए कि पृथ्वी है, तो बोला कि नहीं, सारे जो महाद्वीप है ना वो एक जगह यहाँ पे जुटे थे, और चारों तरफ खाली पानी था। ये कौन बता रहे हैं, वेगनर। ये सब एक जगह था, और ये जमीन सारा एक जगह जुड़ा हुआ था सब आपस में, और ये एक मतलब कि कंटिनेंट था, महाद्वीप था, सुपर महाद्वीप, सुपर कंटिनेंट जिसे कहते हैं। ये महाद्वीप जो है सब एक जगह था, और इस सबसे बड़ा और कहीं नहीं, बाकी सब पानी था, चारों तरफ पानी, और बीच में एक जगह बहुत सारा देश एक जगह इकट्ठा थे, और इसको उन्होंने कहा पेंजिया, इसका नाम दिया। इससे सवाल बनता है पेंजिया क्या है। ठीक है, और जो बाकी जो महासागर जो जितने चारों तरफ थे, इसको बोला कि ये पैंथलासा है, पैंथलासा, पैंथलासा। तो बाकी लोग बोले ठीक है भाई, जब हम अब कह रहे हैं तो फिर, तो आज ये स्वरूप कैसा आया, उत्तरी अमेरिका कहीं और है, इंडिया कहीं और है, ये सब अलग अलग कैसे हो गए। तो उन्होंने बोला कि देखिए, कार्बोनिफेरस युग में मतलब कि एक पृथ्वी का जो जीवन काल है उसको बांटा जाता है समय अवधि में,
तो अब सिंपल भाषा में समझें कि हजारों करोड़ वर्ष पहले ये टूटा, ये आपस में दो भागों में पहले टूटा, पहले ये दो भागों में टूटा और दो भाग में टूटकर उत्तरी वाला भाग उत्तर की तरफ चला गया और ये दक्षिण की तरफ आ गया। और ये जो उत्तरी वाला भाग जो टूटा है, दो भाग में टूटा है, सबसे बड़ा था तो उसका नाम क्या था, पेंजिया। अब जो टूटा है ना, तो दो भाग में टूट गया, एक ऊपर वाला भाग एक नीचे वाला भाग। तो ऊपर वाला भाग को उन्होंने करा अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और जो नीचे वाला भाग बोला ना कि ये जो है ये गोंडवाना लैंड है, ये गोंडवाना लैंड। तो पेंजिया जब दो भागों में टूटा तो एक ऊपर की तरफ बढ़ा, आगे गति करने लगा, और नीचे जो है निचला भाग है गोंडवाना लैंड हुआ। अब बात है कि कैसे मतलब टूटा, कौन कौन से बल लगा के टूटा और ये क्यों आगे ऊपर नीचे फैला। तो आप वो चीज दिमाग में रखिए, वो चीज दिमाग में रखिए कि दुर्बलता मंडल है, हम उसको बताए थे ना, उस पर तैरता रहता है, तो उसी दुर्बलता मंडल पे तैर रहा है, ऐसा उन्होंने बोला। हालांकि डायरेक्ट ये सब बात नहीं बोले, लेकिन आपको समझाने के लिए हम बोल रहे हैं। तो ये चीजें हैं, और फिर धीरे धीरे इस सब में आपस में भी टूटता गया टूटता गया टूटता गया, और सब टूट टूट के इधर उधर थोड़ा सा विस्थापित होता चला गया। और आज जो विश्व का जो मैप है, वो आज जो विश्व का जो ये मैप है, और आज जो विश्व का मैप है ऐसे बना है। तो पहले ये सब एक जगह था, सब एक जगह था, ठीक है। तो बोला लो कि नहीं आप तो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा क्या प्रूफ है आपके पास, आप क्या ऐसा देख लिए कि आपको लग रहा है कि सब पहले एक जगह मिला था। तो प्रूफ बहुत सारा जुटा के लाए थे, बहुत सारा प्रूफ दिया वैज्ञानिकों को, और माना गया कि हाँ बात में उनका बात को माना भी गया, लेकिन पूरी तरह से नहीं माना गया, उनका आधा बात को हटा दिया गया, आधा बात को मान लेगा। वो बोले कि हम एक चीज देख रहे हैं, पैटर्न देख रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि ये यहीं से टूट के निकला हुआ, इसको लाकर यहाँ सटाएंगे तो फिट बैठ जाएगा। उन्होंने बताया कि जितने सारे हैं सबको अगर हम इसको सजाएं, इसके किनारों को देखें, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे द्वीप है, यहाँ भी द्वीप है, यहाँ भी द्वीप है, प्लस बाद में ये अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका का देखिए, ये लग रहा है कि टूटा हुआ कि यहीं से टूट कर निकला है। तो बोले कि अगर इस सारे किनारों को अगर हम मैप पर जोड़ने की कोशिश करते हैं तो फिट बैठता है, और टूटा एक खास स्टाइल से है। तो टूटा है तो हमको पता चल रहा है कि कभी ना कभी एक दूसरे सब जुड़े हुए थे, सब जुड़े हुए थे, और धीरे धीरे समय के साथ टूटते गए और विस्थापित होते गए, सारे महाद्वीप इधर उधर होते चले गए, और इसी को कहा गया महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। इसे क्या कहा गया, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। तो अब बात समझ में रहा है। अब कैसे कैसे हुआ तो उन्होंने दिखाया यहाँ पे, इस फिगर समझिए। उन्होंने कहा ये सब आपस में जुड़े हुआ था, इसको पेंजिया कहा गया, ठीक है। पेंजिया बस दो भागों में टूट गया, ऊपर का भाग और दक्षिण का भाग। ऊपर का भाग लॉरेशिया कहलाया या अंगारा लैंड कहलाया, नीचे का भाग गोंडवाना लैंड कहलाया, ठीक है। और उसके बाद से क्या हुआ, फिर ये सब जो ऊपर वाला भाग भी टूटता गया, और इधर यूरोप एशिया आ गया, और इधर उत्तरी अमेरिका आ गया यहाँ पर। फिर नीचे का भाग भी टूटा, तो यहाँ साउथ अमेरिका आ गया, फिर अफ्रीका आ गया, फिर इंडिया का भी एक भाग है, अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया फिर टूटते टूटते इधर भाग गया, विस्थापित होता चला गया, क्योंकि ये दुर्बलता मंडल पर सारे मंडल तैरते रहते हैं, ये तैरते तैरते इधर आ गए। इंडिया वाला जो भाग था यहाँ से ये तैरते तैरते जाएगा, यहाँ टकरा जाएगा, तो इंडिया का निर्माण होता है। वर्तमान जो इंडिया है वो हम लोग पहले साउथ में थे, ऑस्ट्रेलिया के लगे थे, पास में थे। हाँ, हम लोग गोंडवाना का हिस्सा है। सवाल आपसे परीक्षा में पूछता है कि भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है, जो हमारा जो ये जो भारत है, ये वाला हिस्सा, इतना का हिस्सा, वो किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का। जो हिमालय वाला हिस्सा है वो किसका है, लॉरेशिया का भाग है या अंगारा लैंड का भाग है। बात समझ में आ रहा है। तो ये हजारों सालों में ये यहाँ से जाते यहाँ पे आकर टकराया, तब आज इंडिया बना है। जैसे इंडिया का मैप देख रहे हैं वो इस टकराने के बाद से बना है, और टकराया तभी जाके वहां पर हिमालय का पहाड़ का निर्माण हुआ है। समझ में आ रहा है। तो वो ये बता रहे थे ये महाद्वीपीय विस्थापन है, क्योंकि सब महाद्वीप क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है, और वर्तमान में इस रूप में पहुंचा हुआ है। तो इस बात को किसने रखा, वेगनर ने, अल्फ्रेड वेगनर ने। तो इसलिए ये जो है ये चीजें हैं, लेकिन जो बताया वैज्ञानिकों ने पूछा ठीक है आप सब बता रहे हैं, सब बात सही है, लेकिन टूटा कैसे,
टूटने के लिए कुछ फोर्स चाहिए, कुछ बल चाहिए। किस बल से टूटा? तो उन्होंने 2 बल का नाम बताया, ठीक है। लेकिन वैज्ञानिकों नहीं, ये ऐसा बल तो कुछ होता ही नहीं है, और ऐसा बल से ये इतना दूर तो कैसे विस्थापित हो जाएगा, ठीक है। तो इसी कंपटीशन में फिर वैज्ञानिक सब उतरे, किसी ने कुछ अपना नाम दिया, कोई नहीं हम जो बता रहे हैं ये थ्योरी ज्यादा अच्छा है। तब 2 नंबर पे कौन आते हैं इसमें? अभी बताया था दूसरा थ्योरी, कौन थे? संवहन धारा सिद्धांत, ठीक है। वो बताएंगे, वो संवहन धारा ऑथर होम्स जो बता रहे हैं ये टूटा कैसे, वो बताने की कोशिश करेंगे। उनके बात को लोगों ने नहीं माना, मैंने अर्ध सत्य माना, कोई आधा बात ठीक है, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है। फिर आता है हैरी हेस, ये भी बता रहे हैं, ठीक है। हैरी हेस के बाद फिर लास्ट में 3 आदमी आते हैं, और 3 आदमी मिलकर एक जजमेंट दे देते हैं कि नहीं हम जो बता रहे हैं ना ये सही होगा, और तब उसका नाम पड़ता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो इसमें 2 आपको सबसे ज्यादा याद रखना है, एक महाद्वीपीय विस्थापन, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो ये चीजें हैं, तो ये उनका है। उन्होंने उनसे पूछा गया प्रूफ दीजिए, तो उन्होंने प्रूफ दिया कि बहुत से ऐसे जानवर है, जीव जंतु है जिसका जीवाश्म जो है यहाँ से मिला है और यहाँ से भी मिला है। इंडिया में बहुत सारे ऐसे चीज मिला है, जीवों का जीवाश्म मिला है जो साउथ अमेरिका में ही जीव हो सकते हैं, उत्तरी अमेरिका में नहीं आ सकते हैं। लेकिन चूंकि इंडिया विस्थापित होते होते आज तो यहाँ पहुंच गया, उत्तर में पहुंच गया है, तो आज भी उसके निक्षेप पाए जाते हैं। तो ये पाए कैसे जा रहे हैं? क्योंकि ये जो निक्षेप है हमेशा ठंडी जगह पर ही मिलेगा। इंडिया तो इक्वेटर के पास में है, इक्वेटर के पास में है, तो यहाँ तो चीज हो ही नहीं सकता है। तो बताया कि इसलिए पाया जा रहा है क्योंकि एक समय में ये साउथ में था, ये ट्रेवल करते करते आ गया। और एक और बताया गया कि एक यहाँ मेडागास्कर है, यहाँ एक साउथ अफ्रीका है, फिर एक इंडिया है। इसको एक लैमूर नामक जीव पाया जाता था, और ये खास क्षेत्र में ही हो सकते हैं। तो अगर ये इस क्षेत्र के जीव हैं तो यहाँ इंडिया के पास में कैसे पहुंचे? ऐसा तो उसके पास ताकत नहीं था कि हजारों किलोमीटर समुद्र तैर कर पहुंच जाए इंडिया में। तो बोला कि नहीं, ये सब एक जगह जुड़ा हुआ था, बहुत प्राचीन काल में वहीं पाए जाते हैं। उसी के जीवाश्म में कुछ इंडिया जब हटा है ना टूट के, तब उसके साथ चलाया है। ये सब प्रूफ उन्होंने दिया। सारे प्रूफ को हम लोग कल देखेंगे। यहाँ पे जो है आज इतना ही रहता है, टाइम भी हो गया है। तो ये चीजें हैं। तो आपसे परीक्षा में देखिए हम समझा देंगे सारे सिद्धांत क्या होता है, उसका टेंशन नहीं लेना आपको। चारों सिद्धांत है ना, चारों सिद्धांत के बारे में हम समझा देंगे, उसका टेंशन नहीं लेना है। लेकिन आपसे परीक्षा में सवाल जो वनडे एग्जाम में जो भी पूछेगा, इतना ही पूछेगा कि कौन सिद्धांत किसने दिया। ये सब क्या है, यहाँ पर सब दिया गया है, यहाँ पे सब दिया गया है। अल्फ्रेड वेगनर ने प्रस्तावित किया, 1912 में प्रस्तावित किया एक सिद्धांत जिसके अनुसार पृथ्वी के महाद्वीप स्थिर नहीं है। दिखा रहा है ना, एक जगह नहीं है, सब तैर रहा है कहीं। उसी को संचलन कहते हैं। शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं? संचलन। तो पृथ्वी के जो महाद्वीप है संचलन करता है, गति करता है, बल्कि करोड़ों वर्षों में एक दूसरे से अलग होकर अपनी वर्तमान स्थिति में आए हैं। ठीक है। पेंजिया और पेंथलासा, ये 2 चीजें वेगनर के अनुसार बहुत वर्ष पहले, मतलब 300 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक बड़े भूखंड के रूप में आपस में जुड़े हुए थे, जिसे क्या कहा गया बताइए? पेंजिया। और उसके चारों ओर जो विशाल महासागर था उसको क्या कहा गया? पेंथलासा। तो पेंजिया पेंथलासा क्या है, क्लियर हुआ? ये एक बहुत बड़ा भूखंड था पेंजिया, और ये सबसे बड़ा महासागर था। इस एकीकृत महाद्वीप को उन्होंने पेंजिया कहा, नाम दिया, जिसका अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी। संपूर्ण पृथ्वी उसी में था। यह पेंजिया एक विशाल महासागर से घिरा हुआ था, जिसे क्या कहा गया? पैंथलासा। ठीक है, इतना चीज हम आपको बता दिए हैं। पूछा गया कि क्यों टूटा है, कौन सा बल जिम्मेदार है, तो बोला गया, वो बोले कि 2 बल जिम्मेदार है, गुरुत्वाकर्षण बल और एक प्लवनशीलता बल। प्लवनशीलता मतलब आप उत्प्लावन बल समझ जाइए, बुयंसी फोर्स, जो किसी पानी पे कोई चीज रखने पे ऊपर की ओर लगता है। और दूसरा है सूर्य और चंद्रमा का ज्वारीय बल, टाइडल फोर्स। हाँ, तो ये इनके कारण ये टूटा और गति किया, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसको पूर्ण रूप से सही नहीं माना है। ये बोला कि सिद्धांत क्या है आपका प्रूफ क्या है? आप जो बोल रहे हैं कि सब एक जगह जुड़ा हुआ था, उसका प्रूफ क्या है? तो बोले कि देखिए, महाद्वीपों के किनारों में एक स्पेशल टाइप का संरचना दिख रहा है कि उसको फिट किया जाए तो ये हो सकता है। यानी कि लग रहा है कि वो टूट के ही निकला हुआ है। जैसे पन्ना कोई फाड़ दीजिएगा तो समझ नहीं आ रहा कि फटा हुआ है, यहाँ से फटा हुआ जोड़ेंगे तो सीधा हो जाएगा। तो बोले कि महाद्वीपों की जो सीमा है, तट है, उसमें एक रूपता दिखता है। ठीक है। फिर चट्टानों की समानता, कुछ चट्टान जो है साउथ में है और कुछ उसी का कुछ चट्टान
किस में आ गए, नॉर्थ में आ गए। तो नॉर्थ में कैसे आ गए भाई, ये तो ये विशेषता थी साउथ की, तो नॉर्थ में कैसे आ गए, तो ये बताया कि ये गति करता है विस्थापित होते हुए ये सब चीजें ऊपर आया है। फिर जीवाश्मों का, लेमूर का अभी बताया एग्जाम्पल, वो तो साउथ वाला है, ऊपर कैसे आया। फिर सोने के निक्षेप, प्लेसर मतलब सोना का कुछ क्या जमावट, ठीक है, ये जमावट सबसे ज्यादा साउथ में है, ठीक है। तो ये बोला गया कि घाना का जो तट है, और फिर उधर चले जाइए आपका साउथ अमेरिका वाला, दोनों में सेम सोना का जो है निक्षेप पाया जाता है। तो कहा गया कि ये कैसे, एक तो लाखों हजारों किलोमीटर दूर है, यहाँ जो मिल रहा है वही उसके सामने वाले महाद्वीप में कैसे मिल रहा है। तो बोला कि नहीं ये एक समय जुड़ा हुआ था, तो यहाँ भी मिल रहा है, तो उसी का कुछ भाग है तो वहां मिल रहा है। तो ये चीजें था, इन्होंने इस पर प्रूफ दिया, और ये प्रूफ देकर उन्होंने अपना सिद्धांत को सही साबित करने की कोशिश किया, ठीक है। तो आज एक ही सिद्धांत पढ़े, कल पढ़ लेंगे हम लोग 3 जो बच गया है, थोड़ा थोड़ा उसको बारे में बताएंगे, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। परीक्षा में सवाल अभी तक जो एग्जाम में पूछा हुआ है, मतलब देखिए जब पीसीएस लेवल पर जाइएगा, यूपीएससी लेवल पर जाइएगा, तो डिटेल में पूछेगा कि हैरियस का सिद्धांत क्या है, सम्मोहन धारा सिद्धांत क्या है, इसका प्रमाण क्या है, ठीक है। लेकिन वनडे एग्जाम के लिए खाली यही पूछता है कि किस सिद्धांत को किसने दिया, कब दिया, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। कल जो बच गया उसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे भूकंप और सुनामी और ज्वालामुखी। पीडीएफ अभी मत लीजिए, पीडीएफ कल देंगे आपको, इसलिए कि अभी